और यहाँ उसने ग्राफ से समझाया हुआ है कि जो आपका हिस्टैरिसीस है ना, उसमें एक इम्पॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जो आपकी नाइट आई एलॉयज़ के अंदर होती है। वो ये है कि आप अगर आप सिर्फ उस वायर को मतलब अनटाई करके ब्रैकेट से दोबारा रीटाई कर दें, यानी सिर्फ लाइगेचर रिमूव करके दोबारा लाइगेचर लगा दें, तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स वो आपके दांत के ऊपर लगा रही होती है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाती है। और आपको नई वायर लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसी की जो आप लाइगेचर है वो उतार के दोबारा लगाने से ही उसकी जो फोर्स जो अप्लाई कर रही है दांत पे वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो मटेरियल है वो बीटा टाइटेनियम के बारे में बताता है। बीटा टाइटेनियम बेसिकली वो ये कहता है कि आपकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ देता है स्टेनलेस स्टील और नाइटाई के, यानी उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू नाइटाई, और उसकी रेंज जो है वो अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील। तो ये एक इंटरमीडिएट आप समझ लें प्रॉपर्टीज़ रखने वाला मटेरियल है। और क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह है तो ये जो आपकी फिनिशिंग है उसमें काम आ जाता है या कोई ऑक्सिलरी स्प्रिंग्स वगैरह बनाने हो तो उसमें ये इसकी फॉर्मेबिलिटी और स्ट्रेंथ का जो कम्बिनेशन है वो यानी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और फाइनली आपके कंपोजिट प्लास्टिक्स के बारे में बताता है वो। तो उसमें भी वो ये बेसिकली कह रहा है कि जो एरोस्पेस आपकी टेक्नोलॉजी है वो ये कंपोजिट की तरफ शिफ्ट हो गई है और वहाँ पे ज़्यादा यूज़ है, जबकि क्लिनिकली अभी तक ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर इस मटेरियल से आर्च वायर बनाने का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लिनिकली नहीं आया। लेकिन वो ये बताता है कि विद टाइम ये भी ऑर्थोडोंटिकली यानी क्लिनिकली फिजिबल हो जाएंगी और इवेंचुअली ये भी आपकी यूज़ होंगी ऑर्थो ट्रीटमेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट वो जो हमने 3 मेजर टाइप ऑफ आर्च वायर्स पढ़ी हैं, स्टेनलेस स्टील है, नाइटा है और बीटा टाइटेनियम है या टीएम में है, बीटा टाइटेनियम की ही टाइप है। तो उनकी जो कंपैरिजन है ना उनकी प्रॉपर्टीज़ का वो देखता है। तो उसके लिए उसने बार चार्ट्स बनाए हुए हैं और 3 जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और रेंज, उनको वो कंपेयर करेगा। स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया हुआ है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ये है कि आपकी वायर कितनी फोर्स बर्दाश्त करती है परमानेंटली डिफॉर्म होने से पहले या आप कह लें ब्रेक होने से पहले। स्टिफनेस जो है वो ये है कि आपकी वायर कितनी फोर्स लेके बेंड होती है, वो आपकी इलास्टिकली भी हो सकती है और प्लास्टिकली भी हो सकती है। यानी अगर आपको ज़्यादा फोर्स लगा के वायर को थोड़ा सा मूव करना पड़ रहा है तो वो ज़्यादा स्टिफ होगी, अदरवाइज़ वो स्प्रिंगी होगी, इसका ऑपोजिट होगा। और रेंज ये है कि आप कितनी फोर्स कितनी वायर को बेंड कर सकते हैं कि वो वापस जब आप स्ट्रेस छोड़ें तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। तो इसने जो बार चार्ट्स बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अब ये तीनों चीज़ें जो है ना ये बेंडिंग और टॉर्शन तीनों के दोनों के अंदर अलग अलग देखी जाती हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट भी लेते हैं कि बेंडिंग और टॉर्शन में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ उसने यहाँ पे दिखाई हैं वो O12 जो SS वायर है उसको एज बेस लेके उससे कंपैरिजन किया हुआ है। यानी जो भी आप O12 में SS का देख रहे हैं ना, जो फर्स्ट उसने ग्राफ दिखाया हुआ है, हर ग्राफ के अंदर चार्ट के अंदर जो O12 वायर है, आप अगर आप नीचे एक्स एक्सिस पे देखें ना रेड वाला, तो उसको 1 एज यानी उसको बेस लिया हुआ है और उसके कंपैरिजन में देख रहा है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है आपकी वो ये है कि आपकी स्टेनलेस स्टील की ज़्यादा है और जो आपकी नाइटाई है और बीटा टाइटेनियम है वो ऑलमोस्ट आपकी सेम है। थोड़ी सी आपकी जो नाइटाई की है वो जब वायर का साइज़ बहुत बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा हो जाती है, अदरवाइज़ ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, सेम है। फिर आपकी जो बेंडिंग स्टिफनेस है वो इस तरह है कि आपकी स्टेनलेस स्टील की सबसे ज़्यादा है, फिर नाइटाई की सबसे कम है और दरमियान में आपकी आती है बीटा टाइटेनियम की। और बीटा टाइटेनियम की स्टिफनेस नाइटाई से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। और जो रेंज है आपकी बेंडिंग के अंदर वो आपकी सबसे ज़्यादा नाइटाई के अंदर है, फिर बीटा टाइटेनियम और फाइनली आपकी स्टेनलेस स्टील की रेंज सबसे कम है। तो यही टॉर्शन के अंदर भी जब आप
इसके ग्राफ स्टडी करेंगे तो जो पैटर्न है वो सेम है, टॉर्सनल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और रेंज में जो पैटर्न आ रहा है वो सेम है आपका। अब जो आपके पास बेसिकली स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और रेंज है ना, उनमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं बेंडिंग और टॉर्शन की। तो उन दोनों के अंदर जो आपको है ना फ़र्क पता होना चाहिए कि क्या होता है। अब अगर आपके पास ये एक वायर है और आप इसको इसके लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर आप बेंड दे रहे हैं, यानी अगर मैं इसको इस तरह पकड़ लूँ और आप इसको इस तरह बेंड दे रहे हैं, तो ये बेंडिंग की अंदर प्रॉपर्टी आएगी। और इसको वो तीन चीज़ों में, मतलब इस प्रॉपर्टी को वो तीन चीज़ों में देख रहा है, बेंडिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्टिफनेस और बेंडिंग रेंज। अब बेंडिंग स्ट्रेंथ ये होगी कि कितना बेंड करने पे ये वायर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, और जो बेंडिंग स्टिफनेस होगी वो ये होगी कि बेंड करते हुए आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ती है कि वायर आपकी शेप चेंज करे, यानी बेंड हो। और रेंज ये होगी कि बेंड करते हुए कितनी देर तक आपके, मतलब कितना उसको बेंड कर सकते हैं कि वो इलास्टिकली वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए। तो ये तीन चीज़ें जो है ना, ये बेंडिंग के अकॉर्डिंग भी हैं। और दूसरी चीज़ है टॉर्शन। टॉर्शन ये है कि अगर आप इस डायमेंशन में अपनी वायर को देख रहे हैं और इसके लॉन्ग एक्सिस के अराउंड इसको ट्विस्ट कर दें, यानी अगर इस वायर को मैं इस तरह पकड़ के ट्विस्ट कर दूं, तो ये टॉर्शन होगी। ठीक है। इसी तरह अगर आप ये वो ऑलरेडी बेंट एक स्टेनलेस स्टील वायर है, इसका अगर ये एंड हम देख लें, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बेंडिंग की होगी, बेंडिंग स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और रेंज। और अगर इसको हम ऐसे पकड़ के इस तरह ट्विस्ट कर दें इसके लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसको आप टॉर्शन कहेंगे। और इसमें भी टॉर्शन, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और रेंज तीनों प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। और जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ और जो मतलब पैटर्न आपका तीनों वायर्स बेंडिंग के अंदर शो करती हैं, वही पैटर्न आपका टॉर्शन के अंदर शो करती हैं। और फिर वो साथ कुछ एग्जांपल्स दे देता है जिससे आप समझ लें कि प्रॉपर्टीज़ की जो वो है वैल्यूज़, उससे आपको क्या आइडिया होगा। तो वो बेसिकली 2125 बीटा टाइटेनियम की टॉर्शनल स्टिफनेस को 2125 एम नाइटाई के साथ कंपेयर करता है। तो जो बीटा टाइटेनियम की स्टिफनेस है वो उसकी वैल्यू 6 है और जो एम नाइटा है उसकी वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब ये है कि ट्वाइस एज मच आपका जो बीटा टाइटेनियम की वायर है वो स्टिफ है एज़ कम्पेयर टू एम नाइटा है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक गिवन डिफ्लेक्शन पे ट्वाइस एज मच फोर्स लगाएगी जो बीटा टाइटेनियम की वायर है। इसी तरह जो स्ट्रेंथ है वो 2125 बीटा टाइटेनियम की 4 है, उसके अगर आप पाई चार्ट में से देखें एम नाइटाई की 6 है। तो जो एम नाइटाई है वो, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीटा टाइटेनियम, तो एट अ गिवन डिफ्लेक्शन उसके परमानेंटली डिफॉर्म होने के चांस कम है, यानी आप उसको ज़्यादा बेंड दे सकते हैं और वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होगी, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। इसी तरह वो रेंज को कंपेयर करता है, तो 2125 बीटा टाइटेनियम की रेंज 0.7 है और एम नाइटाई की 1.9 है। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर रेंज है आपकी एम नाइटाई की, यानी आप उसको 3 टाइम्स, फ़र्ज़ करें अगर आप बीटा टाइटेनियम को 1 सेंटीमीटर तक इलास्टिकली कह लें डिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि जब छोड़ेंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो नाइटाई की जो एम नाइटाई की वायर होगी उसको आप 3 सेंटीमीटर्स तक कर सकते हैं, यानी उसकी रेंज उससे ज़्यादा है। अब फिर नेक्स्ट वो बताता है कि आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ चेंज किस तरह होती हैं आपकी लेंथ, डायमीटर और इस तरह की चीज़ें उनमें चेंज होने से। यानी अगर आपकी एक वायर O12 है और अगली O14 आप लगाते हैं, फिर O16, तो ये डायमीटर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो इससे आपकी इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। इसी तरह आप लेंथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो क्या इफेक्ट आएगा। तो ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी मटेरियल्स की, जिसके अंदर आपके पास स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और रेंज आ जाती है, इसका वो इफ़ेक्ट बताता है आपको कि लेंथ, डायमीटर और शेप ऑफ द वायर चेंज करने से इनमें क्या इफ़ेक्ट आता है। जो इनसे पहली और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो चेंज है ये इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल है। यानी फ़र्ज़ करें कि जो चेंज आपका डायमीटर डबल करके नाइटाई वायर के अंदर आना है, वही सिमिलर चेंज, प्रोपोर्शनल सिमिलर चेंज आपका स्टेनलेस स्टील वायर के अंदर भी आएगा। यानी वायर की जो जिस मटेरियल से बनी है
उसकी प्रॉपर्टी चेंज का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जो लेंथ या डायमीटर चेंज करने से इफ़ेक्ट नाइट आई वायर के ऊपर आना है, सिमिलर इफ़ेक्ट आपका स्टेनलेस स्टील या बीटा टाइटेनियम के ऊपर आएगा। अब उसके लिए वो दो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ बताता है जिसके ऊपर वो समझाएगा। पहली आपकी है कैंटिलीवर टाइप ऑफ बीम वो कहता है, और दूसरी आपकी होती है सपोर्टेड बीम। तो कैंटिलीवर बीम का बेसिकली मतलब ये है कि एक साइड से आपकी वायर जो है ना वो इंगेज्ड होगी और दूसरे एंड से वो बिल्कुल फ्री होगी। और सपोर्टेड बीम का आपका मतलब है कि जो वायर होगी वो दोनों साइड से टोटली इंगेज्ड होगी। अब ऑर्थोडोंटिक्स में जो आपकी पास कैंटिलीवर बीम की एग्जांपल आ जाती है वो आपके पास यूजुअली रिमूवेबल अप्लायंसेस के अंदर अगर आपने कोई चीज़ लगाई हुई है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक एक्रिलिक की प्लेट है, यहाँ पे आपने एक एडम्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक एडम्स दिया हुआ है, और यहाँ से आपका एक जी स्प्रिंग या फिंगर स्प्रिंग निकल रहा है। और जी स्प्रिंग होगा तो वो क्रॉस बाइट ठीक करने के लिए होगा, और मीजियो डिस्टल मूवमेंट करवाने के लिए आप फिंगर स्प्रिंग दे सकते हैं। तो इस तरह का जो आपके पास वायर का पीस आएगा जो एक साइड से तो एक्रिलिक के अंदर एम्बेडेड है और यहाँ पे सपोर्टेड है, लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल फ्री है, तो इस तरह के आप बीम को कह लें या असेंबली को कह लें कि ये कैंटिलीवर है। जो दूसरा सपोर्टेड बीम है उसकी हमारे पास ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर सिंपल एग्जांपल ब्रैकेट्स के अंदर जो वायर लगी होती है वो आ जाती है। तो अगर आपके पास ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर से आपकी वायर गुजर रही है, यहाँ भी आपने लाइगेचर लगा दिया, यहाँ भी आपने लाइगेचर लगा दिया, तो ये जो वायर का सेगमेंट है ये आपका सपोर्टेड बीम बन गया, जो इस तरफ भी इंगेज्ड है और इस तरफ भी इंगेज्ड है, यानी इस तरफ भी सपोर्टेड है, इस तरफ भी सपोर्टेड है, इसका कोई फ्री एंड नहीं है। तो ये आपके पास दो बेसिक असेंबलीज बन जाती हैं जिनकी बेस पे आप देखेंगे कि इनके ऊपर लेंथ और डायमीटर चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले वो बताता है डायमीटर के बारे में, यानी अगर आप वायर का डायमीटर चेंज करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है कैंटिलीवर सिस्टम के ऊपर और सपोर्टेड बीम के सिस्टम के ऊपर। तो जब आप डायामीटर को फॉर एग्जांपल डबल कर देते हैं, यानी हम कहें कि डायामीटर अगर आप डबल कर देते हैं तो आपके पास स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और रेंज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है ये हमने देखना है। तो हम पहले देखेंगे कि कैंटिलीवर सिस्टम के ऊपर इनका क्या इफ़ेक्ट आता है। तो अगर आप कैंटिलीवर सिस्टम के ऊपर, यानी यहाँ मैं कैंटिलीवर लिख देता हूँ, कैंटिलीवर सिस्टम देख रहे हैं और डायामीटर को आपने डबल किया है, तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज़ होगी, या आप कह लें कि क्यूबिक पावर डायमीटर का क्यूब हो जाएगी, यानी डायमीटर डबल किया तो स्ट्रेंथ उसका क्यूब कर लें 8 टाइम्स हो जाएगी। जो स्टिफनेस है वो आपकी 16 टाइम्स इंक्रीज़ करेगी, या ऐसा कह लें कि वो फोर्थ पावर के साथ आपकी इंक्रीज़ हो रही है। इस यानी डायमीटर डबल किया तो उसको आप 4 पावर पे लेके जाएं तो 16 टाइम्स हो जाएगी, और जो रेंज है आपकी वो हाफ हो जाएगी, यानी वो प्रोपोर्शनली आपकी चल रही है। अगर डबल करेंगे तो वो प्रोपोर्शनली हाफ हो जाएगी, इसको हाफ करेंगे तो वो प्रोपोर्शनली डबल हो जाएगी, यानी ये दो चीज़ें एक्सपोनेंशियली ग्रो उसके साथ लिंक कर रही हैं, ये एक प्रोपोर्शनली ग्रो कर रही है या चेंज हो रही है, आप ऐसे कह लें। तो ये आपका सिस्टम है कैंटिलीवर, और डायमीटर चेंज करने से ये हो रहा है। अब उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है, फर्ज कर लें 10 नाइट आई की, और उसका अगर आप डायमीटर डबल करते हैं तो वो O2 0 नाइट आई हो जाएगी। तो ऐसी वायर आपकी 8 टाइम्स स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी और उसकी स्टिफनेस 16 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी जितनी आप इजीली आप कह लें और 10 को डिफ्लेक्ट कर सकते थे, आप ये समझे 16 टाइम्स ज़्यादा आपको फिर फोर्स लगा के O2 0 को डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, उसकी स्टिफनेस इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। और डायमीटर डबल करने से उसकी रेंज हाफ हो जाएगी, यानी पहले फ़र्ज़ करें अगर वो 5 सेंटीमीटर तक उसकी डिफ्लेक्शन इलास्टिक रहती थी तो फिर 2.5 मिलीमीटर पे आ जाएगी। ये मतलब समझने के लिए सिर्फ एग्जांपल था। इसी को फिर अगर आप देखना चाहें कि
स्ट्रक्चर के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट है डायमीटर को डबल करने का सपोर्टेड बीम के ऊपर। तो जनरली अगर आप देखें कि आप सिमिलर डायमीटर की वायर कैंटिलीवर में यूज़ कर रहे हैं और उसी का कंपैरिजन करें सपोर्टेड बीम के ऊपर, तो सपोर्टेड बीम में वही वाली वायर कैंटिलीवर की कंपैरिजन में ज़्यादा स्टिफ होगी और उसकी जो रेंज है वो कम होगी। लेकिन जब आप उसका डायमीटर डबल करेंगे तो सपोर्टेड स्ट्रक्चर के ऊपर जो रिज़ल्ट होगा वो सेम होगा एज़ कैंटिलीवर में जो हमने देखा है। यानी स्ट्रेंथ उसकी 8 टाइम्स बढ़ेगी थर्ड पावर के साथ, स्टिफनेस उसकी 16 टाइम्स बढ़ेगी फोर्थ पावर के अकॉर्डिंग, और रेंज जो है वो उसकी आप समझे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी डायमीटर डबल करेंगे तो रेंज हाफ हो जाएगी, डायमीटर हाफ करेंगे तो रेंज डबल हो जाएगी। डायमीटर का आपके स्ट्रेंथ स्टिफनेस और रेंज के ऊपर ये इफेक्ट आता है। अच्छा, डायमीटर के बाद हमारे पास आ जाती है शेप, कि शेप का इस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो शेप आपके पास या तो राउंड हो सकती है या रेक्टेंगुलर हो सकती है। ठीक है, अब एक आपने यानी डायमीटर के चेंज का इफेक्ट देखा है कैंटिलीवर और सपोर्टेड सिस्टम के ऊपर। अब हम देख रहे हैं कि शेप के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। जो आपकी राउंड वायर होती है ना, उसमें बेसिकली सिर्फ आपकी बेंडिंग स्ट्रेंथ स्टिफनेस और रेंज देखी जाती है। जो रेक्टेंगुलर वायर है उसमें बेंडिंग प्लस टॉर्शन स्ट्रेंथ स्टिफनेस और रेंज दोनों देखी जाएंगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इमेजिन कर लें कि ये आपकी एक ब्रैकेट स्लॉट है जो कि रेक्टेंगुलर इन शेप होती है और उसके अंदर आपने राउंड वायर लगाई हुई है, और अगर आप ये उस राउंड वायर का क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लें और इसको ट्विस्ट करें तो ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ इंगेज नहीं कर रही है, इस तरह फॉर एग्जांपल रोटेट हो जाएगी। तो जैसे पहले उसने इंगेज किया है वैसे ही इंगेज है, टॉर्शन का कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही है आपके दांत के ऊपर। इसलिए राउंड वायर के अंदर आप अगर डायमीटर चेंज करें तो टॉर्शन का कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं है। बेंडिंग आपकी ज़रूर चेंज हो जाएगी लेकिन टॉर्शन के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रेक्टेंगुलर वायर देखते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली अगर आप उसको ट्विस्ट करते हैं यानी टॉर्शन इस तरह घुमाते हैं इसको, तो ये डायगोनल एंड्स इंगेज कर लेगी और उसके साथ टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, तो उसमें टॉर्शन होगी और साथ जो डायमीटर आप चेंज करेंगे तो टॉर्शनल स्ट्रेंथ स्टिफनेस और रेंज भी चेंज होगी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि सिर्फ जो राउंड वायर्स हैं उनमें सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेंथ स्टिफनेस और रेंज होगी, जो रेक्टेंगुलर वायर्स हैं उनमें बेंडिंग और टॉर्शन दोनों चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन जो पैटर्न ओवरऑल है डायमीटर चेंज का वो यही वाला है कि आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी, आपकी स्टिफनेस इंक्रीज़ करेगी और आपकी रेंज कम हो जाएगी, चाहे आप राउंड वायर देख रहे हो चाहे रेक्टेंगुलर वायर देख रहे हो। राउंड में बस आपने ये ध्यान में रखना है कि टॉर्शनल स्टिफनेस स्ट्रेंथ और जो रेंज है वो नहीं क्लिनिकली ऑर्थोडोंटिकली यानी वो एक्सप्रेस ही नहीं होती, तो वो निगलेक्ट कर दें। बाकी तो राउंड हो या रेक्टेंगुलर हो उनमें स्ट्रेंथ और स्टिफनेस और रेंज का जो पैटर्न है वो सेम है जो आपने बाकी में देखा। यानी अगर आप डायमीटर चेंज करें तो चाहे कैंटिलीवर सिस्टम हो चाहे सपोर्टेड सिस्टम हो, राउंड हो या रेक्टेंगुलर, उनमें चेंज सिमिलर आएगा आपके पास। अब इसमें एक और क्लिनिकल पॉइंट ये निकल आता है कि आपने देखा है कि अगर आप किसी वायर का डायमीटर बढ़ाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ 8 टाइम्स इंक्रीज़ होती है डबल करने पे डायमीटर। तो थोड़ा सा ही डायमीटर इंक्रीज़ करने पे उसकी स्ट्रेंथ और यानी फोर्स डिलीवरी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो ऑर्थोडोंटिकली हमें फ़ायदा कम देगी, नुकसान ज़्यादा देगी। यानी वो पेरिडोंटल हेल्थ के लिए सही नहीं रहेगी। हैवी फोर्सेस वैसे ही हमें पता है कि अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन करवाती हैं और वो सारे जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं वो आ जाएंगे। और अगर आप डायमीटर कम करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ 8 टाइम्स कम हो रही है डबल यानी हाफ करने पे। तो यानी थोड़े से चेंज पे हमें पता चल जाएगा कि उसकी स्ट्रेंथ या आप कह लें फोर्स डिलीवरी इतनी कम हो जाएगी कि ऑर्थोडोंटिकली कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तो एक बड़ी नैरो सी रेंज हमारे पास आ जाती है डायमीटर्स के हवाले से कि हमारे पास जो ऑर्थोडोंटिकली क्लिनिकली फीजेबल डायमीटर्स हैं वायर के, उनकी रेंज मिल जाती है हमें ये पैटर्न ऑब्जर्व करने से। डायमीटर का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे इफेक्ट देखने के बाद हमारे पास फिर आता है कि लेंथ का क्या इफेक्ट आता है। कि आपके पास कैंटिलीवर बीम हो या सपोर्टेड बीम हो, उसकी लेंथ चेंज करने से उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है।
अब लेंथ के साथ जो आपके चेंजेस है ना वो उसमें बेंडिंग की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट है और टॉर्शन की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट है, तो ये आपने जहन में रखना है। तो वो कहता है कि अगर कैंटिलीवर आप सिस्टम देख रहे हैं और आपने लेंथ को डबल कर दिया है तो उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ स्टिफनेस के ऊपर और रेंज के ऊपर जो इफ़ेक्ट आएगा वो ये है कि जो बेंडिंग स्ट्रेंथ है वो मतलब आप समझे ये बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात हो रही है, वो हाफ हो जाएगी। जो बेंडिंग स्टिफनेस है वो आपकी 8 टाइम्स कम हो जाएगी और जो बेंडिंग रेंज है वो आपकी 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी हमने बेसिक आइडिया इससे ये मिला हमें कि अगर आप लेंथ इंक्रीज़ करते हैं तो वायर आपकी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। आप आसान लफ्ज़ों में ये कहें स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी, स्टिफनेस कम हो जाएगी और रेंज उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी को अगर आप टॉर्शन के पर्सपेक्टिव से देखना चाहें ना कि लेंथ डबल करने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो अगर आप टॉर्शनल स्ट्रेंथ, टॉर्शनल स्टिफनेस और टॉर्शनल रेंज को देखें ना लेंथ डबल करने से कैंटिलीवर सिस्टम के अंदर, तो उस पर इफ़ेक्ट ये है कि जो आपकी स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और रेंज है ना, जो टॉर्शनल स्ट्रेंथ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जितनी टॉर्शनल स्ट्रेंथ आपकी फॉर एग्जांपल 5 मिलीमीटर की लेंथ की वायर की या 10 मिलीमीटर लेंथ अगर आप कर लें तो टॉर्शनल स्ट्रेंथ उतनी ही रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर जो आपकी टॉर्शनल स्टिफनेस है वो आपकी हाफ हो जाएगी, यानी कम होगी, लेकिन प्रोपोर्शनेटली एक्सपोनेंशियली कम नहीं हो रही। यानी इसको डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगी, इसको हाफ करेंगे तो ये डबल हो जाएगी। और जो रेंज है वो आपकी प्रोपोर्शनेटली ही चलेगी। यानी आप ये समझें ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपके पास जो कैंटिलीवर सिस्टम में दोनों चीज़ों के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो हैं लेंथ चेंज करने से, बेंडिंग के भी और टॉर्शन के भी। फिर अगर आप सपोर्टेड सिस्टम के ऊपर चले जाते हैं और लेंथ चेंज करके देखते हैं तो उस पर आपके जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो बेसिकली सिमिलर हैं। तो उसमें अगर आप देखें कि आप लेंथ डबल करते हैं तो वो कहता है जो स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और रेंज है आप यहाँ पे वो सेम बता रहा है। यानी इसमें आपके पास बेंडिंग और जो टॉर्शन है वो डिफरेंट नहीं होगी, वो सिमिलरली चलेगी। जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो आपकी प्रोपोर्शनेटली चेंज होगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी लेंथ डबल करेंगे तो स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। और जो स्टिफनेस है वो आपकी एक्सपोनेंशियली कम करेगी। अब उसको आप ऐसे समझ लें जैसे ये 1/8 थी तो ऑलमोस्ट ये भी 1/8 होगी। और जो रेंज है वो भी आपकी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करेगी, आप समझे 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी ये प्रोपोर्शनल है और ये एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है। तो ये आपके पास लेंथ के ऊपर इफेक्ट है कैंटिलीवर और सपोर्टेड सिस्टम का। अब अगर आप इसकी एक आधी क्लिनिकल एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि अगर आप लेंथ इंक्रीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि कैंटिलीवर सिस्टम में आपने जी स्प्रिंग देना है तो आप उसमें डिफरेंट यू लूप्स इनकॉर्पोरेट करके ऐसे बना लेते हैं। तो ये जो कॉइल्स बनी हुई हैं बेसिकली इनका काम ये है कि ये ओवरऑल लेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं और जितनी लेंथ आपकी इंक्रीज़ होगी आपको पता चल रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है, रेंज बढ़ रही है, स्टिफनेस कम हो रही है। यानी ओवरऑल आपकी वायर जो है ज़्यादा बेंड ले सकेगी और कम फोर्स लगाएगी दांत पे। तो हमें पता है लाइट कंटिन्यूस फोर्स लगती रहे तो दांत इजीली और फ्रंटल रिजॉर्प्शन से मूव होता है और वो उसकी बेस्ट टाइप ऑफ मूवमेंट होती है। तो इसलिए आप देखते हैं कि मुख्तलिफ एरियाज़ में लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए और फोर्स को थोड़ा सा कम करने के लिए हम जो कॉइल्स हैं वो बना लेते हैं। और फिर अगर आप सपोर्टेड में एग्जांपल देखना चाहें तो उसमें इंट्रूजन की एग्जांपल आ जाएगी। यूजुअली ये देखा गया है कि इंट्रूजन के लिए लो फोर्स रिक्वायर्ड होती है और हम उसके लिए इंट्रूजन आर्च वगैरह ऐसी कोई चीज़ यूज़ करते हैं जो मोलर से एंगेज होके मतलब इस तरह ले जाते हैं उसको। अब यहाँ पे आपके इंटीरियर्स पड़े होंगे, मैं लेबियल सरफेस ही बना रहा हूँ सीधा सीधा। यानी यहाँ पे 5, 4 और 3 पड़ा हुआ है, इसको आप बाईपास कर देंगे, ये इंगेज नहीं करेंगे। और इनको आप या तो डायरेक्ट ब्रैकेट में इंगेज कर दें या एक सपोर्टिंग वायर ला के इसको नीचे ला के यहाँ पे बांध दें वायर के साथ या ब्रैकेट के साथ।
तो बेसिकली ये किया आपने कि जो सपोर्टेड बीम है उसकी लेंथ बढ़ा दी है, एक पॉइंट ये इंगेज्ड है, एक पॉइंट ये इंगेज्ड है, ये इतनी सपोर्टेड बीम की लेंथ हो गई है। तो हमें पता है लेंथ इंक्रीज़ करने से स्टिफनेस भी कम हो रही है और स्ट्रेंथ भी कम हो रही है, यानी ओवरऑल जो फोर्स लगा रही है आपकी वायर वो कम हो गई है, जो आपकी इंट्रूजन के लिए फेवरेबल है। इसी को अगर आप इस तरह इंट्रूड करवाना चाहें कि एक आपका दांत थोड़ा सा एक्सट्रूडेड पड़ा है, एक इंट्रूडेड पड़ा है, आप इस तरह ब्रैकेट पोजीशनिंग कर लें कि इसको थोड़ा सा नीचे करके लगा दें कि वायर ऐसे करके गुजरे, तो ये जो आपका सपोर्टेड बीम बन रहा है इसकी लेंथ बड़ी थोड़ी है तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो जो डोमिनेंट इफेक्ट ये क्रिएट करेगी वो इसकी एक्सट्रूजन का होगा एज़ कम्पेयर टू इसकी इंट्रूजन। इसीलिए ऐसे सिस्टम की बजाय आप वो सिस्टम प्रेफर करते हैं जिसमें आपके सपोर्टेड बीम की लेंथ इंक्रीज़ हो, इंट्रूजन की बात हो रही है सिर्फ, ताकि आपकी फोर्स लो लगे और इंट्रूजन आपका डोमिनेंट इफेक्ट हो, ना कि एक्सट्रूजन। तो ये उसकी थोड़ी सी क्लिनिकल एग्जांपल है आपके पास दोनों की लेंथ इंक्रीज़ करने से।